हस्तक्षेप.com के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी खबरें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। खबरों की तह तक जाकर विश्लेषण देश दुनिया के जाने माने पत्रकारों, साहित्यकारों और स्तंभकारों द्वारा। चैनल का सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आप तक खबर पहुंचे। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज की बातचीत का हम लोगों ने विषय रखा है स्त्री साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य और स्त्री चेतना। कल असल में जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि शायद वो सिलट जाएगा इतनी जल्दी, लेकिन वो हुआ नहीं। वो फासिज्म और मातृत्व परिवार के संबंधों पर ही बहुत अच्छा खासा समय उसमें चला गया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने के साथ में एक चीज और घटी, यानी दिलचस्प है ये चीज कि 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 में ही एक पत्रिका है कल्याण, जिसका कि आप लोगों ने नाम सुना होगा। कल्याण पत्रिका के नारी अंक का आगमन होता है, विशेषांक निकालते हैं वो नारी के ऊपर, और ये विशेषांक कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एक तरफ हमारी यहाँ संविधान के जरिए स्त्री पुरुष संबंधों के बीच में समानता की नींव रखी गई। संविधान के जरिए ये वायदा किया गया कि भारत में स्त्री पुरुष समान होंगे। वहीं दूसरी तरफ संविधान की इस पूरी की पूरी समझ को ही रिजेक्ट करते हुए गीता प्रेस गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती है कल्याण, उसने अपना नारी विशेषांक निकाला। और ये नारी विशेषांक एक तरह से भविष्य के लिए, भारतीय समाज के लिए, और भारतीय समाज की जो अंदर ये हिंदुत्ववादी ताकतें किस तरह से भारतीय समाज को समझती हैं, भारतीय समाज के बारे में और खासतौर पर स्त्रियों के बारे में सोचती हैं, इसे समझने के लिए कल्याण का वह नारी विशेषांक बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत पहले अपनी पुस्तक में इसका विस्तार से जिक्र किया था और हवाला भी दिया था। और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पहलू है जिस पर कि हम सबको विचार करना चाहिए कि पहला प्रश्न तो यही है मेरे दिमाग में जो उठा है कि जब देश नए संविधान को स्वीकार करने जा रहा है और नए संविधान को जिसने इंप्लीमेंट किया, उसकी जो मूल भावना है, मूल धारणा है कि स्त्री पुरुष समान होते हैं और इनको समान अधिकार होंगे, इस लक्ष्य का ही निषेध करते हुए एक पत्रिका अपना विशेषांक उसी साल निकालती है। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में उसका कोई विवेचन और विश्लेषण नहीं हुआ, और कल्याण पत्रिका के उस नारी विशेषांक की अब तक तकरीबन 10 लाख से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। अनेक एडिशन उसके निकले हैं, बहुत पॉपुलर वो अंक है अपने आप में। और यह समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो कि ये जो रिएक्शनरी फोर्सेज हैं और खासतौर पर जो परंपरावादी, जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, वे कैसे स्त्री को देखती हैं और स्त्री को रखना चाहती हैं,
उसे समझने के लिए वो अंक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा पहला जो बिंदु है जिस पर कि मैं आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं वो ये कि स्त्री के साहित्य पर बात करते समय, स्त्री पर बात करते समय ये एक बड़ी समस्या है कि स्त्री के सामने जहां एक तरफ परंपराओं का ऐसा बोझ है जिसे कि वो उतार नहीं पाती, समाज में राजनीतिक ताकतों का इतना बोझ है और इतना दबाव है कि वह उन्हें उतार नहीं पाती, उसके अपने निजी जीवन में इतनी चुनौतियां हैं जिनसे कि वह दिन रात काम करती है लेकिन उसको निजात नहीं मिलती। मैं अपवाद स्वरूप लोगों की या लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं। आमतौर पर लड़कियां या स्त्रियां वो कभी खाली नहीं होती, उनके पास काम ही काम होता है और वे हमेशा दूसरे के कामों में और दूसरों की दुनिया में उलझी रहती हैं। मैंने जब स्त्री साहित्य के बारे में स्त्री के सवालों पर लिखने का निर्णय लिया तो मेरे सामने बहुत गंभीर समस्या थी है, क्योंकि हिंदी में उस तरह का खुला डिस्कोर्स, तरह तरह के उसके पहलुओं पर चर्चा, लेखन वो उपलब्ध नहीं है। एक साधारण सा नमूना यह है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग बातचीत करेंगे स्त्री साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य और स्त्री चेतना के ऊपर। इसका मतलब है स्त्री साहित्य और स्त्रीवादी साहित्य, इन दो में फर्क होता है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। स्त्री साहित्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि स्त्री साहित्य उसे कहते हैं, और क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि स्त्री साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, इन पदबंधों को अवधारणाओं में देखना चाहिए। कारण यह है कि हिंदी में अवधारणाओं में सोचने की, देखने की, लिखने की आदत नहीं है। इसलिए हिंदी में जो अधिकतर स्त्री के बारे में या दलितों के बारे में या और दूसरी जो आलोचना में बहुत सारा लिखा जा रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। शब्द स्फीति के अलावा उसका कोई और नाम नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि हमारे यहां कॉन्सेप्ट में सोचने की आदत नहीं है। और जिस समाज में कॉन्सेप्ट में सोचने की आदत ना हो, जिस समाज के बुद्धिजीवियों में कॉन्सेप्ट में सोचने की आदत ना हो, उस समाज को बदलना बहुत मुश्किल होता है। उस समाज में विमर्श करना, संवाद करना, बहस चलाना, आइडियोलॉजिकल बहस चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों की आदत ही नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट में सोचें। तो साहित्य की आलोचना में जब हम दाखिल होना चाहते हैं, स्त्री साहित्य पढ़ना चाहते हैं या और दूसरा साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो पहली चीज हम लोगों को जहन में रखनी होगी कि हम कॉन्सेप्ट में बात करें, कॉन्सेप्ट में चीजों को विश्लेषित करें। बिना कॉन्सेप्ट में विश्लेषित करे आप चीजों को न तो समझ सकते हैं न देख सकते हैं। हमारे यहां जो एक नया जो संसार पैदा हुआ है वो ये है कि हम बातें तो सारे विषयों पर करेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट में नहीं करेंगे। मसलन आप जो बहुत भयानक चीज है ये और बहुत पीड़ादायक है, जब आप एक स्त्री को स्त्री न कह के गृहिणी कहते हैं, तो क्या करते हैं आप एक स्त्री को स्त्री न कह के जब आप पत्नी कहते हैं, बहन कहते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता। जब आप किसी भी स्त्री को गृहिणी, पत्नी, बहन, इन संबोधनों से आप
प्रस्तुत करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, तो आप सबसे पहला ये काम करते हैं कि आप उसकी पहचान छीन लेते हैं। तो स्त्री साहित्य की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्त्री को उसकी पहचान के स्त्री रूपों में देखा जाए। स्त्री स्त्री होती है, वो गृहिणी नहीं होती। स्त्री स्त्री होती है, वो पत्नी नहीं होती। स्त्री को स्त्री की तरह देखें। ये जो स्त्री को स्त्री की तरह ना देखना, उसे पत्नी की तरह देखना, उसको बहन की तरह देखना, उसे मां की तरह देखना, उसको गृहिणी की तरह देखना, ये अपने आप में वह तरीका है जहां से कि आप स्त्री की आइडेंटिटी उससे छीन लेते हैं। तो स्त्रीवादी दृष्टिकोण से विचार करने के लिए पहली जो सीढ़ी, स्त्री को स्त्री के रूप में जाने और माने और रिकॉग्नाइज करें, और जो उसके आइडेंटिटी से रहित जो ये जो पहचान के रूप हैं, नाम है, इनमें उसका संबोधन न करें। मसलन अगर आपकी मां है तो उसका कोई नाम तो होगा। अगर आपकी पत्नी है तो उसका कोई नाम तो होगा। तो हमारे यहां स्त्री को उसके आइडेंटिटी के साथ में चिन्हित करके, उसके पहचान के रूपों को स्थिर करके बात करने की आदत नहीं है। सो स्त्रीवादी दृष्टिकोण से कोई भी डायलॉग तभी संभव है जबकि हम स्त्री को उसकी आइडेंटिटी के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें। और ये जो अस्मिता रहित बनाने की जो कोशिश है औरत को, कोशिश का हम विरोध करें। हमारे यहां आदत है लोगों की, अब जैसे रामविलास शर्मा ने पुस्तक लिखी अपनी, आत्मकथा लिखी अपनी, तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा कि उसका नाम वो जिक्र ही नहीं करते। सब कुछ बता रहे हैं लेकिन नाम नहीं बताएंगे। तो पहली लड़ाई है स्त्रीवादी दृष्टिकोण की कि स्त्री पर बात करते समय स्त्री को उसकी अस्मिता के साथ जोड़कर देखा जाए। स्त्री को उस रूप में न देखा जाए जिसहां से उसकी अस्मिता गायब हो जाती है। उसे अस्मिता रहित रूप में नहीं देखना चाहिए। गृहिणी की जो आइडेंटिटी है, ये स्त्री को अस्मिता रहित बनाने की आइडेंटिटी है। और जब स्त्री की पहचान ही नहीं होगी, उसकी सही नाम से पहचान ही नहीं होगी, रिकॉग्निशन ही नहीं होगी, तो उसके अधिकारों की रक्षा आप कैसे करेंगे? आप उसके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। फिर दूसरी चीज कि जब जिसे हम लोग स्त्री साहित्य कहते हैं, स्त्री साहित्य में स्त्री का लिखा होना बेहद जरूरी है। यानी लेखिका स्वयं स्त्री हो और वहां उसकी अनुभूति प्रमुख हो। जो स्त्री अनुभूति के आधार पर अपनी रचना लिखती है, वही स्त्री साहित्य की कोटि में रचना शामिल होती है। जिन रचनाओं में स्त्री की अनुभूति सेकेंडरी है, वो चाहे स्त्री की लिखी रचनाएं हो, मसलन पॉलिटिक्स है, उसमें फिलॉसफी है, उसमें सोशियोलॉजी है, उसमें और दूसरे एस्पेक्ट हैं, तो वहां स्त्री को हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्त्री को उसकी पहचान मिले और वहां उसका वर्गीकरण स्त्री साहित्य में नहीं बल्कि स्त्रीवादी साहित्य में रखेंगे हम। स्त्री साहित्य में एकदम सुनिश्चित ढंग से सिर्फ वही
रचनाएं रखी जाएंगी जो कि स्त्री की लिखी हो और अनुभूति के आधार पर लिखी हो, जिसमें अनुभूति प्रमुख हो। तो ये एक नया दायरा है जहां के चर्चा बहुत कम है। उसी तरह स्त्रीवादी साहित्य उसे कहते हैं जो कि जहां की विचारधारा प्रमुख है, स्त्री के हितों और स्त्री की राजनीति, स्त्री की आइडियोलॉजी, इसकी हिमायत प्रमुखता से की गई है। और इस तरह की रचना को लिखने वाले स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं। मसलन प्रेमचंद स्त्रीवादी लेखक तो हो सकते हैं, लेकिन स्त्री साहित्य की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता उनको। उन्हें स्त्रीवादी साहित्य की कैटेगरी में रखा जा सकता है। उसी तरह राजेंद्र यादव, जिन्होंने स्त्री के पक्ष में बहुत काम किया, स्त्री साहित्य के पक्ष में बहुत काम किया, तो उनका लेखन स्त्रीवादी साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। लेकिन साहित्य की कोटि में तो सिर्फ मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान और दूसरी महिलाओं का लेखन रखा जा सकता है। तो स्त्री साहित्य और स्त्रीवादी साहित्य ये दो अलग अलग कैटेगरी हैं, और इन दोनों कैटेगरी में साहित्य को रखते समय स्त्री के हित और उनके प्रति कमिटमेंट प्राथमिक शर्त है। अब ये एक बड़ा डिबेट का एरिया है कि हमारे यहाँ जो लेखिकाएं लिख रही हैं वे स्त्री हितों की कितनी रक्षा कर पाती हैं, क्योंकि ये भी तो संभव है कि स्त्री लिखे और स्त्री के हितों की रक्षा न कर पाए, ये भी संभव है। ऐसी भी लेखिकाएं हैं, ऐसी भी लेखिकाएं हैं जो कि स्त्री विरोधी लिखा है जिन्होंने, ऐसी भी लेखिकाएं हैं। इसलिए स्त्री लिख रही है तो वो स्त्री के पक्ष में ही होगा ये जरूरी नहीं है। कई बार स्त्री लिखते समय स्त्री के विपक्ष में भी चली जाती है। तो स्त्री की अनुभूति और स्त्री की पक्षधरता, ये दो चीजें स्त्री साहित्य में जरूरी हैं। उसी तरह स्त्री की विचारधारा, उसके हित और विचारधारा के जो विभिन्न डायमेंशन है, राजनीति है, धर्म है, दर्शन है, समाज विज्ञान है, ये तमाम क्षेत्र स्त्रीवादी साहित्य विमर्श का हिस्सा है। और यही वजह है कि ये दो अलग अलग धारणाएं, ये एक धारणा नहीं है, इन दोनों में घालमेल नहीं किया जा सकता। तो स्त्री साहित्य के लिए स्त्री का होना और स्त्री अनुभूति का होना प्राथमिक शर्त है। पुरुष के लिए स्त्री साहित्य लिखना संभव नहीं है। पुरुष के लिए स्त्रीवादी साहित्य लिखना तो संभव है, लेकिन स्त्री साहित्य लिखना संभव नहीं है। तो ये एक डिबेट का एरिया है और नया एरिया है। इस पर अभी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कॉन्सेप्ट की सीमाओं और सीमाओं के अतिक्रमण के लिहाज से विमर्श बहुत कम है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो आलोचक हैं, प्रोफेसर हैं, जो पढ़ाते हैं, वे कॉन्सेप्ट में ना तो सोचते हैं और ना कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं। और इसी की वजह से जो ज्ञान का उत्पादन, पुनरुत्पादन, विमर्श या उसका एक आइडियोलॉजिकल जो विस्तार है, वो विस्तार हमारे यहां हो नहीं पाता। एक और चीज जो कि ये जो स्त्रीवादी साहित्य है, इस स्त्रीवादी साहित्य का लिंग भेद के साथ में गहरा संबंध है। बिना लिंग भेद को समझे, बिना लिंग भेद की जटिलताओं को जाने, मसलन आजादी के पहले लिंग भेद का जो विमर्श है हिंदी में और भारत में, उस विमर्श का संदर्भ अलग है, और आजादी के बाद जो लिंग भेद है और लिंग भेद का विमर्श है आजादी के बाद का, उसका संदर्भ अलग है। आजादी के पहले हमारे यहां जो लिंग भेद का संदर्भ है, जिसमें साहित्य लिखा गया, जिसमें महादेवी वर्मा है
उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान है, उसमें और बहुत सारे ओमवती देवी हैं, कमला चौधरी हैं, तमाम अनेक दर्जनों लेखिकाएं हैं। तो आजादी के पहले भारतीय जनमानस में, संस्कृति में, राजनीति में जो चीज चर्चा के केंद्र में, वो सबसे बड़ी चीज है, वो कौन सी? वह स्त्री पुरुष के बीच में जो विषमतापूर्ण संबंध है, उन विषमतापूर्ण संबंधों की सबसे ज्यादा और सबसे बारीक रूप में चर्चाएं हुई है। यानी आजादी के पहले जो विमर्श का जो आधार है वो वैषम्य और वैषम्य मूलक जो चुनौतियां हैं वे। लेकिन आजादी के बाद जब हमें संविधान बना और संविधान में हमें समान अधिकार मिले और यह तय किया गया कि अब समानता अर्जित करना हमारा लक्ष्य है, तो स्त्री साहित्य का परिदृश्य और टारगेट बदल गया, लक्ष्य बदल गया। और अब स्त्री साहित्य का लक्ष्य और टारगेट है समानता और समानता संबंधी प्रश्न। तो आजादी के पहले और आजादी के बाद के साहित्य में ये जो बुनियादी फर्क है, इस बुनियादी फर्क को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम में से अधिकतर लोग आजादी के पहले और आजादी के बाद के फर्क को या तो जानबूझ के अनदेखी करते हैं या फिर यह उसे समझने की कोशिश नहीं करते। मुझे लगता है कि ये फर्क जब हम समझेंगे और देखेंगे तो हमें चीजें ज्यादा बारीकी से समझ में आएंगी। एक अन्य पहलू है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए, वो ये कि देखिए, स्त्री साहित्य के, यानी स्त्री साहित्य या स्त्रीवादी साहित्य, इनमें तो किसी पर भी बात करते समय एक चीज बेहद जरूरी है, इन दोनों के बीच में कॉमन है। माने स्त्री पर जब भी बात की जाएगी तो पुरुष के बिना बात नहीं हो सकती। स्त्री साहित्य पर जब भी बात की जाएगी पुंसवाद के बिना बात नहीं हो सकती। क्योंकि स्त्री की कोई भी मीमांसा पुरुष के दृष्टिकोण की मीमांसा किए बिना संभव नहीं है। हम में से अधिकतर लोग जब स्त्री के बारे में बात करते हैं तो सीधे स्त्री के बारे में बात करते हैं, जो पुरुष का पहलू है उसकी अनदेखी करते हैं। नहीं, जब स्त्री साहित्य पर बात होगी तो यह बात भी डिस्कस की जाएगी कि पुंसवादी साहित्य क्या होता है, साहित्य में पुंसवादी दृष्टि किसे कहते हैं। अभी तो ये विषय दाखिल ही नहीं हुआ हमारे यहां, साहित्य में पुंसवादी दृष्टि किसे कहते हैं। अभी तो साहित्य के दृष्टिकोण को ही हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। ये तो बहुत आगे की चीजें आ गई हैं और ये जबरदस्ती आ गई है साहित्य में, क्योंकि बहुत तेजी से स्त्रियों ने अपना विकास किया और स्त्री हमारी चर्चा के केंद्र में आई है। स्त्री का अधिकार हमारी चर्चा के केंद्र में आए हैं। तमाम किस्म की असुविधाओं, बाधाओं के बावजूद स्त्री ने हमारे व्यापक क्षितिज को प्रभावित किया है, मीडिया के जरिए, विज्ञापन के जरिए, और खासतौर पर विज्ञापन और टेलीविजन ने स्त्री को और स्त्री संबंधी प्रश्नों को उजागर करने में, स्त्री की आइडेंटिटी को और उससे जुड़े हुए सवालों को केंद्र में लाने में, या यह भी कह सकते हैं स्त्री ने अपनी ओर आकर्षित करने में इन दो माध्यमों के जरिए, यानी विज्ञापन और टेलीविजन, मास मीडिया, इनके जरिए स्त्री को बहुत बड़ी सफलता मिली है कि स्त्री चर्चा के केंद्र में आ गई। स्त्री के चर्चा के केंद्र में आने का एक कारण यह भी है कि विज्ञापन जब बनता है तो विज्ञापन स्त्री के बिना नहीं बनता। और विज्ञापन के बिना मीडिया चल नहीं सकता। तो अभी हमारे जो दृश्य परिदृश्य है, उसका दृश्य का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, जिसे हम आंखों से रोज देखते हैं, टेलीविजन है, होर्डिंग है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इनमें जो हम विज्ञापन देखते हैं वो विज्ञापन स्त्री के बिना नहीं होते। और ये एक ऐसी चीज है जिसने कि स्त्री की तरफ
पूरे समाज को और सोचने पढ़ने वालों को ज्यादा तेजी से आकर्षित किया है कि वे स्त्री के ऊपर विचार करें। स्त्री की दृश्य में उपस्थिति हमेशा रहती है, जीवन में उपस्थिति हमेशा रहती है, लेकिन स्त्री के प्रश्न पहली बार सामने आए हैं। खासतौर पर ये जो 20वीं शताब्दी है, शुरुआत इसकी 19वीं शताब्दी से हुई। संयोग की बात है कि स्त्री के सवाल उठाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी पुरुषों की भारत में। फिर धीरे 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 20वीं शताब्दी में औरतों ने इसमें शिरकत की और औरतों ने अपने हाथ में बागडोर ली। और औरतों की ताकत का आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति वो अगर कांग्रेस से कुछ दिन के लिए छुट्टी ले, काम छोड़ दे और कहे कि मैं अभी किसी और काम पर जा रहा हूं, कांग्रेस का काम देखो, तो बागडोर संभालने के लिए एक ही महिला होती थी, सब लोग जानते हैं उसे, सरोजिनी नायडू। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान कांग्रेस के नेतृत्व में चले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में बड़े पैमाने पर औरतों की शिरकत और कांग्रेस की लीडरशिप में स्त्रियों की मौजूदगी, और वो भी महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता के बराबर, ये साधारण चीज नहीं है। तमाम तीसरी दुनिया के देशों में कहीं कोई महिला नेत्री दिखाई नहीं देती। ये जो अभी हम लोग लगातार डिस्कस करते रहते हैं ना, पंचायतों में और दूसरे स्तर पर, असेंबली में और अब लोकसभा में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए 33%, 50%, 40%, 60%, ये जो वगैरह जो स्त्री प्रतिनिधित्व की जो बात, यानी स्त्रियों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाएं, इसकी बात सबसे पहले औरतों ने उठाई। सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में पहली बार यह बात उठाई गई कि औरतों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी सुनिश्चित की जाए। अंग्रेजों को बाकायदा साइमन कमीशन और दूसरे जगहों पर बाकायदा मेमोरेंडम दिए गए। स्त्रियों को प्रतिनिधित्व ऐसा ही नहीं मिला। फ्रीडम मूवमेंट में बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, उसके लिए बहुत जगह लोगों ने, लड़कियों ने, औरतों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी इसके लिए। और जब कुर्बानी देके आपको स्वतंत्रता मिली और संविधान में समान दर्जा देने की बात दर्ज की गई, तो संभवतः हिंदुस्तान में एकमात्र पत्रकार कल्याण जिसने के नारी विशेषांक निकाला और उसमें स्त्री को समानता दिए जाने के दृष्टिकोण का खुल्लम खुल्ला विरोध किया। और वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी और बहुत शर्मिंदगी की बात थी। ये कायदे से उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। संविधान में स्त्रियों की मौजूदगी, संविधान सभा में स्त्रियों की मौजूदगी, संविधान में स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाने वाली बात की उपस्थिति का दर्ज होना थी। लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया लोगों ने। उसे बहस के लायक नहीं समझा। और आज स्थिति यह है कि हिंदू फंडामेंटलिज्म या फंडामेंटलिज्म एज सच आपके घर के अंदर तक दाखिल हो चुका है। किस तरह के लेख छपे उसमें? कौन है जो स्त्री चेतना का निर्धारण कर रहा है? आज सबसे ज्यादा स्त्रियां किस विचारधारा की ग्रिप में हैं, हम सब लोग जानते हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, आज मैं उसके आगे की बात कह रहा हूं।
माओ कहते थे ना कि हमें ये जानना चाहिए आखिर विचार आते कहां से हैं, तो हमें उस स्रोत का तो पता करना पड़ेगा ना कि आखिर ये विचार आते कहां से हैं, जहां से कि स्त्री को मातहत बनाने और समानतावादी दृष्टिकोण का विरोध करने के लायक तैयार, मानसिक तौर पर तैयार करने में किन चीजों की भूमिका रही है। वे कौन राजनीतिक शक्तियां और राजनीतिक दृष्टिकोण हैं जो कि पिछले 70 साल में सक्रिय रहे हैं। उनमें कल्याण के नारी विशेषांक की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। हमने कभी उसे गंभीरता से लिया ही नहीं। मसलन मैं आपको एक दो उसकी झलकियां बता रहा हूं, मैं आप इससे अंदाजा लगाइए। मानी कल्याण के इस नारी अंक के जो संपादकीय लिखा गया, उस संपादकीय में, संपादकीय लिखने वाले साधारण आदमी नहीं है, वो हनुमान प्रसाद पोद्दार हैं जो कि आइडियोलॉग हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़ा आइडियोलॉग है, सनातन हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आइडियोलॉग है वो। आप उसे कम करके न देखें, कल्याण के सर्कुलेशन और कल्याण के इंपैक्ट को कम करके न देखें। हिंदी में कोई पत्रिका उसके बराबर सर्कुलेट नहीं होती, कभी ध्यान ही नहीं देते हम लोग। लेकिन जिस साल भारत आजाद हुआ उसी साल कल्याण का नारी अंक निकलता है, और नारी अंक के संपादकीय में यानी स्त्रियों को अनेक अधिकार दिए गए, संविधान में विशेष अधिकार दिए गए संविधान में। संपादकीय ने इसका निषेध किया, विरोध किया और लिखा, कोट संपादकीय में लिखा, कोट, भारतीय आदर्श है कर्तव्य पालन और यूरोप का आदर्श है अधिकार प्राप्ति। कर्तव्य पालन में सबके अधिकार अपने आप ही सुरक्षित रहते हैं और अधिकार की छीना झपटी में किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अधिकार अंधा होता है, वह केवल अपना ही स्वार्थ देखता है, उसे दूसरे के हित की जरा भी परवाह नहीं होती। अनकोट। हमारा संविधान स्त्रियों को संगठन बनाने की आजादी देता है। स्त्रियां अपनी मांगों के लिए अपने संगठन बनाएं, अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ें और अपने सामाजिक जीवन में जो वैषम्य है उसको दूर करने के लिए जागृति पैदा करें। कल्याण में इसकी आलोचना की गई, और कैसे आलोचना की गई संपादकीय में, फिर कोट संपादकीय कहता है, कोट, कर्तव्य पालन से जो नारी घर की रानी बनती है, घर में सब पर शासन करती है, वही अधिकार की चिंता में पड़कर कर्तव्य शून्य हो आज राजमार्ग पर नारे लगाती फिरती है। याद रखना चाहिए, कर्तव्य पालन में त्याग है और त्याग से ही नारी के अधिकार की रक्षा होती है। नारों और आंदोलनों से तो अधिकार छिनेगा ही। अनकोट। यानी औरतों का नारे लगाना, आंदोलन करना, ये ठीक नहीं है। कौन कह रहा है ये? हनुमान प्रसाद पोद्दार। हिंदू धर्म की सबसे जनप्रिय पत्रिका कल्याण के संपादक, आंदोलन करने और आंदोलन करके नारे लगाने वाली लड़कियों को आज भी हम लोग अच्छी नजर से, ये जो अभी आंदोलन करती हुई औरतें थी ना शाहीन बाग में, उनके खिलाफ में जो अभी अधिकार छीनने वाली जो प्रक्रिया चल रही है, अब ध्यान रखिए उसे। जो लड़कियां नारे लगाती हैं, आंदोलन करती हैं, उनको हम अच्छी नजर से नहीं देखते। आज भी हमारे मिडिल क्लास को लोग इसे अच्छा नहीं मानते।
और ये मानते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, ये जो आंदोलन कर रही हैं और ये जो नारे लगाती हैं, ये बिगड़ गई हैं। कौन सा नारी धर्म है जिसे मानना चाहिए? स्त्री को क्या करना चाहिए? अगर ये इन परंपरावादियों से पूछोगे तो उनके पास में एक लंबी फहरिस्त है स्त्री को क्या करना चाहिए उसकी। और वह फहरिस्त कभी खत्म नहीं होती। एक अच्छी लड़की कौन सी? एक अच्छी लड़की वह है जो आज्ञा पालन करे। एक अच्छी स्त्री वह है जो आज्ञा पालन करे। और ये जो लड़कियां अपने अधिकार की बात करती हैं, अपनी इच्छा की बात करती हैं, अपने मन की बात करती हैं, अपने मन के हिसाब से आती और जाती हैं और खाती और पीती हैं, घूमती हैं और पहनती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये जो परंपरावादी लोग हैं, इन परंपरावादी लोगों का ये मानना है कि ये अच्छी लड़की नहीं है। ये पाश्चात्य जीवन दर्शन के प्रभाव में आ गई हैं और इनको इस पाश्चात्य जीवन प्रभाव से निकालने की बहुत जरूरत है। एक सज्जन है, बहुत नामी आदमी है, उनका नाम है, वो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं जिनका नाम है भागवत आचार्य। उनका एक लेख है, उसमें लेख का शीर्षक है नारी जगत का आदर और अधिकार। और इस लेख में बहुत ही ब्लंटली, बहुत ही नेकेडली, एकदम नग्नतम रूप में स्त्री के अधिकारों पर एकदम हमला किया गया और स्त्री के अधिकारों को धर्म का विध्वंसक तक घोषित किया गया है। उन्होंने लिखा है, कोट, भारतीय प्राचीन संस्कृति से अनभिज्ञ तथा विदेशी पद्धति के अनुयायी कुछ आधुनिक शिक्षित लोग आजकल स्त्रियों के लिए अधिक अहितकर तलाक बिल, समान अधिकार बिल आदि धर्म विध्वंसक बिल उपस्थित कर राजकीय कानून के द्वारा स्त्री समाज को धर्म भ्रष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। आगे लिखा है, यदि पुत्रों की तरह पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में कानूनन बंटवारा किया गया तो यह विधान सर्वथा विनाशकारी होगा, अनकोट। यानी स्त्री के संपत्ति में अधिकार की बात, स्त्री को तलाक लेने का अधिकार, ये सारी चीजें, यानी जिस वर्ष संविधान लाया गया, संविधान लागू किया गया, उसके साथ ही ये अंक आया और इस अंक में उन तमाम दृष्टियों पर एक सिरे से लेख हैं और हमले किए गए जिन्हें कायदे से रिजेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल के विकास के बाद किसी ने सोचा नहीं था ये कि कल्याण का नारी अंक और नारी दृष्टिकोण हिंदू समाज की नारियों के दृष्टिकोण को निर्धारित करने में इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित कर पाएगा और भूमिका अदा करेगा। एक सज्जन है और जो बहुत ही नामी आदमी है, नाम है जयदयाल जी गोविंद का। जयदयाल जी गोविंद का की खूबी यह है कि वो लिखते हैं, कोट,
स्त्रियों की शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो उनके जीवन और आदर्श के अनुकूल हो तथा उनके कर्तव्य पालन में सहायक सिद्ध हो। पुरुषों के आदर्श के अनुसार स्त्रियों को भी उन्हीं सब विषयों की शिक्षा देना, उनके जीवन को बर्बाद करना, उन्हें हतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट करना है। वर्तमान शिक्षा पद्धति का उद्देश्य तो इस पद्धति को प्रचारित करने वाले पुरुषों के ही कथनानुसार भारतीय नवयुवकों को गुलाम बनाना, उनकी अपनी निजी संस्कृति, इतिहास, पूर्व पुरुषों एवं धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न करना, उन्हें कहने मात्र को भारतीय किंतु हृदय से पाश्चात्य बना देना रहा है। और इसी पद्धति के अनुसार अपनी कन्याओं को भी शिक्षित कर हमने उनका ही नहीं अपितु साथ साथ अपने तथा अपनी भावी संतान के भी सर्वनाश का बीज बो दिया है। किंतु अब भी हम यदि चेत जाएं तो अपने सर्वनाश को बचा सकते हैं। यानी जो स्त्री पुरुष को समान शिक्षा होनी चाहिए, लड़के लड़की को समान शिक्षा होनी चाहिए, इसका भी वो निषेध करते हैं। कहां मिलेंगे ये लोग? राजनीति में कहां मिलेंगे ये लोग? ये लोग तब मिलेंगे जब आप बजट देखेंगे। ये लोग तब मिलेंगे जब आप ये देखेंगे कि स्कूल क्यों बर्बाद हो गए उत्तर प्रदेश में। आपने कभी सोचा ही है कि उत्तर प्रदेश का पूरा एजुकेशन सिस्टम पिछले 30-35 साल में सिस्टमैटिकली पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक तोड़ दिया गया है। वहां कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, वहां स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वहां नीचे पढ़ाई नहीं होती, वहां फॉर्मल एजुकेशन एकदम तहस नहस कर दी गई और वो निजी क्षेत्र के हवाले। और कैसी शिक्षा है और कैसी व्यवस्था है, इसके बारे में बोलना एक तरह से शब्द विकार करना है। अभी वो आया ना एक मसला शिक्षित भारत का। एक लड़की असंख्य जगह नौकरी करती है एक ही नाम से, और वो लड़की कह रही मेरे पास नौकरी नहीं है। सरकार को भी मालूम नहीं है, सरकार के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है। 25 जगह नौकरी करती थी वो लड़की, और वो लड़की एग्जिस्ट नहीं करती कहीं, उसके नाम से कहीं दूसरे लोग तनख्वाहें उठा रहे हैं। आप किसी भी शहर में जाइए उत्तर प्रदेश के, कल्याण के नारी अंक में ये जो शिक्षा व्यवस्था को ही एकदम टारगेट करते हुए, एक जमाने में जो ये जय दयाल गोविंद का टाइप लोगों ने जो लिखा, वो अभी उत्तर प्रदेश में एकदम साक्षात साकार हो चुका है। और आप कहते हैं कि हिंदुत्व का तो कोई असर ही नहीं है। अरे योगी तो एक बहुत छोटी चीज है, नरेंद्र मोदी उससे भी छोटी चीज है। आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी करीब 24 करोड़ के करीब है, जो हिंदुस्तान का हृदय कमल कहलाता है, वहां पूरी की पूरी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, जो सरकार के तहत था, उस सिस्टम को पूरा का पूरा रोक दिया गया है नीचे तक। मीडिया में कोई बहस नहीं है, पत्रिकाओं में कोई बहस नहीं है, साहित्यकारों में कोई बहस नहीं है। हमारे यहां फेसबुक पे जितने हमारे दोस्त लिखते रहते हैं, वो कम से कम अगर शिक्षा की दुर्दशा पर ही लिखते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का बड़ा भला करते हैं। आप किसी भी जगह जाइए उत्तर प्रदेश में, सारे स्कूल कॉलेज एकदम जो किसी जमाने में बने थे, जो सरकार के पैसे से बने थे, निजी क्षेत्र के लोगों की मदद से बने थे, वे सारे के सारे स्कूल कॉलेज एकदम ध्वस्त हो चुके हैं। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कैसी औरत बनेगी? जहां शिक्षा व्यवस्था ही नहीं होगी, वहां औरत कैसी बनेगी? और औरत के अंदर चेतना कैसी होगी? वही होगी जिसकी जय दयाल गोविंद का कल्पना कर रहे थे 1947 में।
आपके यहां इतनी एजुकेशन में भयानक तबाही के बावजूद हालत क्या है कि हमारे यहां जो पढ़ाने लोग जाते हैं ना, उनकी स्थिति यह है कि वे पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की। अब ये जेएनयू, जामिया, ये कुछ विश्वविद्यालय, इनको छोड़ दीजिए आप। ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, उसके सैंपल को। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि पूरे देश में जो हायर एजुकेशन है, जो नीचे की स्कूली शिक्षा है, इस दोनों ही स्तरों पर स्त्री को किसी भी तरह से सम्मान की नजर से हम रिकॉग्नाइज करते ही नहीं, उसके सवालों को रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। और तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के ढांचे में भी स्त्री को कहां कितनी जगह होनी चाहिए सोच लीजिए आप। कानून के लोग हैं, वो सोच रहे हैं। तो हमारे यहां जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, उनका नजरिया एकदम मेल शोविनिस्ट होता है। वो पुंछवाइज दृष्टि से देखते हो, पुंछवाइज दृष्टि से पढ़ाते हैं। वो कोई भी विषय दीजिए, वो पुंछवाइज दृष्टि से पढ़ाएंगे। अधिकतर शिक्षक एकदम इलिटरेट ढंग से स्त्री के सवालों पर बात करते हैं, स्त्री के प्रश्नों पर बात करते हैं, स्त्री से बात करते हैं, तो वो लगता है कि एकदम वे समानतावादी दृष्टिकोण से बात करना ही नहीं जानते। मैंने 27 साल पढ़ाया है विश्वविद्यालय में, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं ये बात। जब 4 पुरुष शिक्षक बैठते हैं तो उनके बीच में स्त्री गॉसिप का विषय होती है। एकदम थर्ड ग्रेड किस्म की बातें स्त्री के बारे में वो बात करते हैं, वो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो। सारी एनर्जी लगती है उसमें। तो जब शिक्षक का दृष्टिकोण एकदम स्त्री विरोधी होगा तो वो क्लास में स्त्री का विषय कैसे पढ़ाएगा? वो महादेवी वर्मा को कैसे पढ़ाएंगे? वो अच्छे से पढ़ाएंगे? कभी नहीं पढ़ाएंगे। अरे आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, नामवर सिंह ने छायावाद जैसी किताब लिखी, और छायावाद में जिस चीज को उन्होंने सबसे ज्यादा रेखांकित किया किताब में, जिसकी वजह से नामवर सिंह की बड़ी चर्चा है, यह कहा जाता है कि नामवर सिंह ने खोज की कि छायावाद में जो प्रकृति है, उस प्रकृति का मतलब क्या है। और ये श्रेय उनको दिया जाता है कि उन्होंने पहली बार यह खोज की। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि नामवर सिंह से पहले महादेवी वर्मा उस चीज को लिख चुकी थी, लेकिन नामवर सिंह में इतना साहस नहीं को कृतज्ञता के साथ महादेवी वर्मा को कोट करें और कहें कि ये विचार मैंने महादेवी वर्मा से लिए हैं। तो हमारे यहां तो मतलब जो परंपरा है वो इतनी भयानक है कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। एक लेखिका थी होमवती देवी, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उसका संकलन प्रकाशित किया अज्ञेय ने संपादित करके, लेकिन कभी होमवती देवी पर लिखना जरूरी नहीं समझा। रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी आलोचना के प्रमुख आलोचक, राजेंद्र बाला घोष जो हिंदी की पहली आधुनिक लेखिका जिससे हिंदी कहानी शुरू होती है, उसकी कहानी दुलाई वाली से, वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास और हिंदी आलोचना में 4 पंक्तियां नहीं लिखते उस महिला के बारे में, जबकि उस महिला के साथ उनके बहुत अच्छे सामाजिक पारिवारिक संबंध थे। उसकी किताब उन्होंने ही छापी थी। हमारे यहां तो परंपरा यह रही है कि हम ईमानदारी से स्त्री के साथ तो एकेडमिक्स में पेश ही नहीं आते। स्त्री की जो भूमिका है, स्त्री अगर लिखती है तो हमारे दिमाग में चेतना कहां से शुरू होती है? अरे जरूर किसी से लिखवाती होंगी,
कोई जरूर इनका छद्म लेखक होगा, घोस्ट राइटर होगा। हमारे यहां लेखक, पुरुष आलोचक यह चीज मानने के लिए तैयार नहीं होते। स्त्री जब लिखती है तो वो अपने मन से लिखती है। और ये एक जगह बीमारी नहीं है, ये सब जगह बीमारी है, राष्ट्रीय बीमारी यही है। स्त्रीवादी दृष्टिकोण से बात करने के लिए यह जरूरी है कि स्त्री के लिखे को हम किंतु परंतु लगाए बिना सीधे स्वीकार करें। स्त्री के लिखे पर संदेह व्यक्त करना बंद करें। इससे स्त्री साहित्य का विकास नहीं होता, स्त्री संबंधित दृष्टिकोण का विकास नहीं होता। स्त्रियां तो नहीं कहती कि रामचंद्र शुक्ल ने यह निबंध लिखा है, वो निबंध रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा है या किसी उनके चेले ने लिखा है। फिर ये स्त्रियों के बारे में ही ऐसा क्यों कहा जाता है? स्त्री के लेखन पर ही संदेह क्यों किया जाता है? स्त्री का लिखा, स्त्री का बोला, स्त्री का महसूस किया, उसे हम वस्तुगत तौर पर मानने के लिए तैयार ही नहीं होते सहज रूप में। और इसका एक बड़ा कारण है कि हम स्त्री की अनुभूति को जानते ही नहीं है। हमने कभी स्त्री से खुल के बात ही नहीं की है। और हमारा जो समाज का जो ढांचा रहा है वो इतना भयानक है कि उसमें स्त्री के पास स्पेस नहीं है। एक लेखक थे, मतलब खेमचंद सुमन ने एक संकलन तैयार किया, और ये 1965-66 की बात है ये। तो उन्होंने एक लेखिका को एक पोस्टकार्ड लिखा कि आप अपनी एक कविता, मैं एक कंपाइलेशन तैयार कर रहा हूं जिसमें कि एक एक रचना रहेगी और लेखिका का परिचय रहेगा, तो मैं आपकी एक कविता दूंगा और आप एक कविता परिचय भेज दीजिए। वो महिला शादी के पहले कविताएं लिखती थी और बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। उस महिला ने उत्तर नहीं दिया, तो खेमचंद सुमन ने एक आदमी को उसके घर भेजा, और वो आदमी जब उस महिला के घर पहुंचा तो उसने कहा कि ये चिट्ठी लेके आया हूं मैं, आपको अपना परिचय और एक कविता दे दीजिए। तो महिला बड़ी नाराज हुई और उसने पलट के एक चिट्ठी लिख के उनको दी। वो चिट्ठी क्या थी? वो चिट्ठी में ये लिखा उसने कि आप मेरी रचना न छापें। मैं शादी के पहले रचना लिखती थी, मैं अब रचना नहीं लिखती, कविता नहीं लिखती मैं अब, क्योंकि मैं अगर साहित्य लिखूंगी या कविता लिखूंगी या मेरा नाम छपेगा इस तरह से तो मेरे पति नाराज होंगे और मेरा परिवार टूट जाएगा और मुझे घर से निकाल देंगे। तो बेहतर यह है कि आप न मेरी कविता छापें न मेरा नाम छापें। और यह कह के चिट्ठी उन्होंने दे दी। खेमचंद सुमन ने उस काव्य संकलन के जो उन्होंने तैयार किया था, जिसमें करीब 170 के करीब महिलाओं की रचनाएं हैं, उसमें वो अंश भूमिका में उन्होंने लिखा। अब आइए इधर, जब मैंने स्त्रीवादी साहित्य विमर्श पुस्तक लिखने का निर्णय लिया, और तो मैं जानता नहीं था कि औरतें कैसे लिखती हैं और किस कंडीशन में लिखती हैं। तो पुस्तक के सिनॉप्सिस बनाने के बाद में मैंने तय किया कि मैं कुछ बड़े प्रतिष्ठित लेखकों से भी मिलूंगा, आलोचकों से, और कुछ बड़ी लेखिकाओं से भी मिलूंगा, और ये जानने के लिए मिलूंगा कि आखिर वे लिखती कैसे हैं। ये चीज दर्ज नहीं होती, रिकॉर्ड में नहीं आती। औरत कैसे लिखती है हम जानते नहीं है।
हम औरत के लिखे को तो जानते हैं, लेकिन वो कैसे लिखती है, किस प्रक्रिया में होती है वो, और लिखते समय किस दशा में होती है, इसे हम नहीं जानते। मैं नाम नहीं लूंगा मैं एक लेखिका के घर पहुंचा, हौज खास। मैं दरवाजा खोला, अंदर गया मैं, तो उनके जो पति महोदय थे, जो कि बड़े नामी लेखक थे, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए आराम से अपने मित्र मंडली से बातें कर रहे थे और मद्यपान कर रहे थे। मैंने पूछा उनकी पत्नी के बारे में कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो बोले अंदर देख लो। मैं अंदर गया तो वो एकदम अर्ध बेहोशी की अवस्था में नीचे पड़ी हुई थी। मैंने किसी तरह से उनको उठाया, दवा दी, उनको सांस का दौरा पड़ा हुआ था और दवा दी। दवा लेने के बाद में उन्होंने थोड़ा सा राहत महसूस की। मैंने उनसे बात की। मेरे पास रिकॉर्डेड है इंटरव्यू, मैंने कभी छापा नहीं, क्योंकि वो दोनों बहुत प्रतिष्ठित, दोनों को आइडियल पत्नी के रूप में हम लोग जानते थे। हमें मालूम ही नहीं कि घर में अंदर क्या बिखर गया है। तो मैंने पूछा आपकी दशा ये तो अच्छी नहीं है। वो जानती थी मुझे, मैं जेएनयू पढ़ता था, मेरा थोड़ा बहुत परिचय था। साहित्य में मेरी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, साहित्य पढ़ता था लेकिन मैं साहित्यकारों से बहुत दूर रहता था, आज भी दूर रहता हूं। और मैं इस मामले में मुक्तियोद्ध के निर्देश का कायल हूं कि साहित्य की सेवा करने के लिए साहित्य से दूरी बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि आप यहां बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़ी हुई हैं और वो बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और वो मस्त बातें कर रहे हैं और दारू ले रहे हैं। तो बोले ये तो रोज की बात है जगदीश्वर। आइडियल। कुछ दिन बाद विस्फोट हुआ और वो संपादक महोदय घर से निकाल दिए गए। उन्होंने पूछा मुझसे कि मेरे साथ जब ये इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो अमूमन मैं दुखी होकर घर छोड़कर चली जाती हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि फिर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, जाएं तो ये जाएं, कमाए वो। संपादक महोदय सिर्फ खाएं और मगराएं और स्त्री साहित्य और स्त्री की हिमायत का डंका पीटे। और जो महिला पाल पोसकर लेखक को बड़ा करे, पैर पर खड़ा करे, साहित्य के प्रश्न, स्त्री के प्रश्न, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि नहीं। मैं पहली बार, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था ये। और उसके बाद उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा जो तुम कह रहे हो वही मेरी बेटी भी कहती है। वो संपादक गुजर चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता इसलिए उनका, लेकिन प्रश्न तो अपनी जगह है कि एक लेखक जब वो स्त्री साहित्य के विषय में और स्त्रियों के पक्ष में इतना लिखता है तो क्या वह स्त्री के साथ व्यवहार में वही आचरण करता है कि नहीं करता, वह समानतावादी दृष्टिकोण से आचरण करता है कि नहीं करता। स्त्री उसकी केयर करती है तो क्या वो पलट के स्त्री की भी केयर करता है कि नहीं करता। ये साहित्य के प्रश्न है कि नहीं है, ये भी साहित्य के प्रश्न है। अब मैं एक और महिला से मिला, बहुत प्रतिष्ठित महिला, बड़ी श्रद्धा करता हूं मैं, बहुत आदर करता हूं उनका, बहुत प्यार भी करता हूं। तो मैंने कहा कि आप इतनी उम्र के बाद साहित्य में क्यों दाखिल हुए। पहले मैंने उनके घर फोन किया तो उन्होंने कहा कि वहां नहीं, हंस के दफ्तर में मिलेंगे।
घर पे नहीं आओ। तो मैं हंस के दफ्तर गया, तो हंस के दफ्तर में वो थी, राजेंद्र यादव थी, मैं था। तो बातचीत हुई, तो खाना वाना हम लोग खाए। तो मैंने कहा कि अब हम लोग बात करें। तो राजेंद्र यादव ने कहा मैं भी बैठूंगा बातचीत में। मैंने कहा नहीं, आप बैठेंगे नहीं, मैं सिर्फ स्त्री से बात करना चाहता हूं, मैं लेखिका से बात करना चाहता हूं। अब वो राजी नहीं। खैर उन्हें किसी तरह से विदा किया। तो आमने सामने लेखिका से बात हुई। लेखिका का पहला उपन्यास आ चुका था और बहुत चर्चा में था। तो मैंने पूछा, तो बोले कि अब मैं निकली हूं लिखने में। मैंने कहा इतनी देर क्यों लगी? तो बोले इसलिए लगी क्योंकि पति जो लिखना पढ़ना पसंद नहीं करते थे। तो मुझे लगा कि एक बार जब बेटियों का ब्याह हो जाए और बेटियां सेट कर जाएं, तब निकलती हूं, उसके बाद लिखती हूं। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं एक तीसरी लेखिका के पास गया, जो बहुत बड़ी एंकर थी, टेलीविजन पे की बहुत बड़ी एंकर थी, बहुत नाम कमाया था उन्होंने। वो बंगाली मार्केट में रहती थी। उनके पति बहुत बड़े गवैया हैं, बहुत शानदार संगीत के आदमी हैं। सब जगह स्त्री साहित्य पर बात करते समय एक चीज हमें जो जहन में रखनी चाहिए, हम जो लोग स्त्री के बारे में बात करते हैं, स्त्री के साहित्य पर बात करते हैं, हम ये जानते ही नहीं है कि स्त्री लिखती कैसे है और किन परिस्थितियों में लिखती है। जो स्त्री ऊपर से खुशहाल दिखती है, जो स्त्री ऊपर से साधन संपन्न दिखती है, आप उसके अंदर झांक कर देखिए। अंदर झांक कर देखेंगे तो आपको एकदम दूसरी औरत नजर आएगी। पहली स्त्री जिसकी मैंने आपको कहानी सुनाई उसका नाम मन्नू भंडारी। दूसरी स्त्री जिसकी कहानी सुनाई उसका नाम है मैत्री पुष्पा। आधुनिक काल में अगर यह स्थिति है स्त्री की कि वह लिखने के पहले 6 बार सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं परबात टूट जाए। खेमचंद सुमन जिस घटना का जिक्र करते हैं वह घटना, जिस परिस्थिति का जिक्र करते हैं वह परिस्थितियां अभी हाल फिलहाल के वर्षों तक लेखिकाओं के जीवन में दिखाई देती रही हैं। और जो बात मैंने आपसे कही, प्रभा कीर्तन बहुत दुर्धर्ष, बहुत शानदार लिखती थी और खूब अच्छा लिखा उसने। लेकिन जब मैंने कलकत्ता ज्वाइन किया, नौकरी मैंने ज्वाइन की, तो मैं गया तो मैं देखा कि ज्यादातर लोग यही कहते थे कोई कोई घोस्ट राइटर है। अब मेरी समझ में नहीं आया घोस्ट राइटर कैसे हो सकता है। वो अपने आप लिखती थी, लेकिन हम हजम करने के लिए तैयार नहीं कि वो पहले अपने आप लिखती है। स्त्री के लिखे पर आप सहज ही विश्वास नहीं करते, आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आपका समाज इतना सिनिकल है, वो स्त्री पर विश्वास नहीं करता। सो स्त्रीवादी चेतना की पहली लड़ाई तो यहीं पर है। क्या आप स्त्री के लिखे पर विश्वास करें, स्त्री जो कह रही है उस पर विश्वास करें और फिर बात शुरू करें। आप जितने भी तर्क वितर्क हैं सब शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ये। बंगला में ये फीलिंग नहीं है कि नवनीता देवसेन का कोई घोस्ट राइटर होगा, महाश्वेता देवी का कोई घोस्ट राइटर होगा, लेकिन हिंदी में ये फीलिंग है, हिंदी में लेखकों में ये गॉसिप है। इसे कहते हैं पुंछवाद, स्त्री के लिखे को न मानना, स्त्री की स्वायत्तता को न मानना। और आखिरी चीज, और ये कह के मैं बात यही रोकूंगा मैं, वो ये कि स्त्री साहित्य का एक दायरा वह है जो कि वर्तमान की लेखिकाओं ने तैयार किया है। इसमें लेखिकाएं हैं, उसमें यंग हैं, बुजुर्ग हैं, विभिन्न रंगत की लेखिकाएं हैं। इन सभी लेखिकाओं में बहुत
कम लेखिकाएं ऐसी हैं जो कि फेमिनिज्म को और फेमिनिज्म की लिटरेरी थ्योरी को समझती और मानती हैं। ये मेरी गुजारिश है कि थोड़ा बहुत स्त्रीवाद का अध्ययन किया जाना चाहिए। स्त्रीवादी सैद्धांतिकी का ज्ञान अर्जित किया जाना चाहिए। स्त्री की चेतना के निर्माण में स्त्रीवादी सैद्धांतिकी मदद कर सकती है। सिर्फ कलम का सिपाही होने से बात नहीं बनेगी, आपके पास में अपनी आइडियोलॉजी भी होनी चाहिए। हमारे यहां जो स्त्री लेखिकाएं हैं, वे लेखिकाएं बहुत सुंदर लिखती हैं। मतलब उनके लेखन को लेके मैं कभी भी मेरे अंदर कोई सिनिकल भाव नहीं रहा। मैं पढ़ कम पाता हूं, दूसरे अपने कामों में उलझा रहता हूं इसलिए, लेकिन जब भी मौका लगता है मैं पढ़ता हूं। तो स्त्रियों पर बात करते समय, स्त्रियों के लिखे पर बात करते समय पहली चीज विश्वास। स्त्री पर विश्वास करना सीखें, उस पर संदेह न करें। और यही चीज स्त्री के साहित्य के निर्माण में मदद कर सकती है। उसके लिखे का उपहास न करें। हमें पसंद नहीं है बहुत सारी लेखिकाओं का लेखन, लेकिन हम कभी उपहास नहीं करते, कभी हम टिप्पणी नहीं करते। स्त्री को जानने के लिए उपहास करके उसकी कही हुई बातों को दरकिनार नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उसकी। अगर आप उसके लिखे को न पढ़ सकें, न पढ़ें, लेकिन अगर पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है, उस पर बातचीत हो तो और भी अच्छा है। और जो स्त्री लेखिकाएं हैं जो लिख रही हैं, मेरी गुजारिश है कि उसमें अनुभूतियां तो आए। साहित्य वह जो हमारी अनुभूति को स्पर्श करे, दिमाग को नहीं। मैं उपन्यास इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे उसमें अपनी संवेदनाएं दिखाई दें, मेरी संवेदनाओं को वो एड्रेस करें। तो पहली चुनौती है, बड़ी चुनौती है ये कि अभी जो लिखा जा रहा है उसमें एक बड़ा साहित्य ऐसा है जो कि विचार से प्रेरित होकर लिखा जा रहा है। हमें अनुभूति से प्रेरित साहित्य की भी जरूरत है, और वह साहित्य ज्यादा टिकाऊ होता है, दीर्घकालिक होता है। मुझे तलाश है उस अनुभूति परक लेखन की, जिस अनुभूति परक लेखन ने महादेवी वर्मा को आइकॉन बना दिया। आइकॉन बनने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए, साहित्य में लोग याद रखें, इसके लिए ये जरूरी है कि साहित्य हृदय को स्पर्श करे, अनुभूतियों को स्पर्श करे। अभी जो स्त्रियां लिख रही हैं उनमें एक बड़ा हिस्सा है जो अनुभूति को स्पर्श नहीं करता, और ये जो कमजोरी है, ये कमजोरी जितनी जल्दी दूर हो जाएगी, स्त्री साहित्य और भी ज्यादा ताकतवर बनेगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ